टुडे विल स्टार्ट टुडे विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन टैग। बेसिकली पहले देखते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि यार वो लड़का काफी होशियार है, नहीं है क्या? नहीं है क्या मतलब नहीं है ऐसा उसका मीनिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो है। जस्ट एक कंफर्मेशन, क्वेश्चन द्वारा मैं कंफर्मेशन दे रही हूँ कि वो वो लड़का काफी होशियार है। लेट्स टेक हिज नेम एज राकेश। राकेश काफी होशियार है, नहीं है क्या? मेरे बात करने से ही पता चलता है ना कि मैम का बोलने का मीनिंग तो यही है कि भाई राकेश ये जो लड़का है वो होशियार ही है। तो सेम क्वेश्चन टैग उस सेंस में बात करता है कि अगर पॉजिटिव सेट आपके कुछ एक दो चार रूल्स है, बस वो वोकली समझ लो कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा। निगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद लेट्स सी विथ एग्जांपल। अब ये डॉट्स चले गए क्या? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समथिंग टेरिबल हैज हैपनिंग। Miss screen is white. आई नो आई कुड सी। पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको मीनिंग तो समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन टैग का क्या है। अगर मतलब बस एक कंफर्मेटरी थिंग होती है, वो जो भी आपने बोला है उसको कंफर्मेशन के लिए आगे कुछ दो वर्ड्स बोले जाते हैं। कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है, प्लीज मेक अ मेंटल नोट। अगर कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव आएगा, और अगर कुछ निगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है। और अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और उसका निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, तो वो क्वेश्चन टैग में जो मेन सेंटेंस में जो नाउन दिया जाता है उससे रिलेटेड प्रोनाउन आप यूज करोगे, और वर्ब ऑलरेडी जो सेंटेंस में है उसी को निगेटिव फॉर्म में देखोगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे अर्जुन। अर्जुन इज इंटेलिजेंट। Isn't he? एग्जैक्टली करेक्ट। अभी ये सेंटेंस है ना, उसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? जस्ट फाइनल आंसर में अगेन कॉमा दिस सेंटेंस। अभी आपको पता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सबको ये समझ में आ गया कि दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें कुछ निगेटिव है? नॉट, नेवर, नॉनदलेस, नीदर, नॉर ऐसा कुछ यूज किया है? नहीं। No, ma'am. इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है हमेशा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे निगेटिव फॉर्म में लिखना है, दैट इज इजंट। इजंट मतलब इज नॉट, इजंट। और अभी मेन सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। अर्जुन ये मेल है, फीमेल है, न्यूटर जेंडर है, क्या है? Mail है mail. मेल। मेल है, दैट्स व्हाई वी विल से इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बस हो गया, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज रेखा रन्स फास्ट। इसका क्या आएगा? Does he? Does she? डज शी। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। Miss doesn't she? सॉरी। Doesn't she? करेक्ट। अभी जैसे देखो, अभी बहुत लोगों को नहीं समझा होगा कि यहाँ पे तो इज था तो हमने डायरेक्टली इजंट ले लिया। अभी यहाँ पे तो कुछ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं डायरेक्टली, यहाँ पे तो मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ छुपे हुए रहते हैं, जैसे डू, डज और डिड। अभी रन्स है, यहाँ पे एस लगा है, मतलब यहाँ पे डज छुपा हुआ है। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे डज छुपा हुआ है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर डज छुपा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव में है, तो उसका निगेटिव आप क्या बनाओगे? सबसे पहले डज है तो डजंट,
और रेखा डजेंट, फीमेल है तो डजेंट शी, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, फ्रेंड्स friends are not liar. Aren't they? Please again check the sentence. Is the sentence positive or negative? Are they? Exactly. अभी जैसे देखो, यहाँ पे मेन सेंटेंस है, अपना मेन सेंटेंस है। अभी इसमें नॉट आया मतलब ये निगेटिव आया, तो आपको पता है कि क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव आने वाला है। करेक्ट? इतना सबको समझ में आ गया? यस अभी पॉजिटिव आने वाला है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो आर को आप वैसा का वैसा ही लिखोगे। अभी यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, बस आर। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए आप उनके लिए क्या यूज करोगे? दे। आर दे? क्वेश्चन मार्क। समझा? एनीवन, एनी डाउट? No, No. ma'am. नो मैम। शी डिडंट स्टडी। Did she? डिड शी। करेक्ट। डिड शी। डिड शी, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्वेश्चन टैग सबको? यस मैम। हाँ, नाउ दे वेंट टू दिल्ली। क्वेश्चन टैग क्या आएगा? डिडंट दे। डिडंट? दे। एग्जैक्टली अभी अभी अगेन यहाँ पे आपको कुछ वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं। एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगेन डू, डज और डिड में से कौन सा तो भी छुपा हुआ है। अभी आपने अगर ये वर्ब अच्छे से देखा तो ये पास्ट फॉर्म में है ना। गो का पास्ट फॉर्म है ना, वेंट। बराबर या नहीं? अगर गो यस का मैम। पास्ट फॉर्म है वेंट, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है। मतलब यहाँ पे क्या छुपा है? डिड। डिड ही पास्ट 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 के लिए अपन यूज करते हैं ना। तो आप लिखोगे डिडेंट, पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव, दैट इज डिडेंट दे, क्योंकि मेन वर्ब इज दे। समझ में आ गया सो फार? क्वेश्चन टैग की आइडिया आ गई सबको? यस और नो? यस मैम। मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? दीज आर प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कौन सा भी अगर सेंटेंस है उसमें प्लीज मेक अ नोट, इसमें हमेशा कौन से भी सेंटेंस में दो चीजें हमेशा रहती है, दैट इज वर्ब, विदाउट वर्ब आपका सेंटेंस नहीं बन सकता है, और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये हमेशा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्ब को अंडरलाइन कर देना है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट ला देना है, मतलब सब्जेक्ट फाइंड करना है, क्योंकि वर्ब के मोस्ट ऑफ द 98% ऑफ द केसेस में वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट होता है। अभी जैसे व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, कि दीज आर द प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेल्फ, बेसिकली सेल्फ। इन सिंगुलर फॉर्म में यू कॉल इट सेल्फ, यू कॉल इट सेल्फ, और इन प्लूरल फॉर्म में सेल्व्स। ठीक है? जैसे अभी इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? माई सेल्फ, देमसेल्व्स। देमसेल्व्स इसलिए कि देम ये प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी यूज सेल्व्स। फिर योरसेल्फ, आरसेल्व्स, क्योंकि आर मतलब बहुत सारे, हम लोग, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एक्सेट्रा। अभी रूल्स समझते हैं क्या? ये हमेशा यूज नहीं होता है, एक कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, जैसे कुछ वर्ड्स के साथ ये हमेशा हमेशा यूज होगा। यू माइट मेक अ मिस्टेक ऑफ नॉट यूजिंग इट, लेकिन आपको ये कुछ वर्ड्स है जो याद रखने के, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही है। जैसे these are the words used with following, means these words, that is all these words
All these words are used with following words: absent, avail, apply, enjoy, pride, resign, acquit, revenge, exert, adapt, adjust, etc. ठीक है, अभी let's see the example. He absented himself from a class. There can be a two type of sentence. He is absent in the class, ये अलग सेंटेंस हो गया. और डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब को अगर आप स्किप कर रहे हो और आप लिख रहे हो कि ही एब्सेंटेड, अभी ही एब्सेंटेड, उसने एब्सेंट किया, किसको? वो दूसरों को एब्सेंट कर सकता है क्या? नहीं, मतलब खुद को, दैट इज हिमसेल्फ. सो यहाँ पे आएगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ. जहां पे जैसा ये था ना कि प्रोनाउन रेफर बैक टू सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे था वर्ब, ये था सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब आपने आइडेंटिफाई किया, अगर ये सब्जेक्ट है तो रेफर बैक टू सब्जेक्ट, दैट इज हिमसेल्फ आपने यूज कर दिया. अभी नेक्स्ट इसमें क्या है? शी एडजस्टेड अमंग अदर स्टूडेंट्स. इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? प्लीज टेल मी. एनीवन? बस हाँ या ना, ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं? प्लीज आंसर. मुझे नहीं समझेगा फिर प्रोसीड करना है या नहीं करना है. मैम और एक बार समझाओ. ठीक है. सी, ऐसे कुछ कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, जैसे माई सेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ. ये हम सेंटेंस में यूज करते हैं. अभी हम ये सेंटेंस में कब यूज करेंगे? तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जिनके बाद ये प्रोनाउंस हमेशा आते हैं, मतलब आते ही है. फॉर एग्जाम्पल, एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, एंजॉय, प्राइड, रिजाइन, अक्वीट, रिवेंज, एक्सर्ट, अडैप्ट, एडजस्ट. ये समझ में आ गया? जैसे अगर कौन से सेंटेंस में एब्सेंट वर्ड है, ही एब्सेंटेड, उसने किसे एब्सेंट किया? खुद को ही ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? उससे रिलेटेड प्रोनाउन आएगा, दैट इज हिमसेल्फ. अगर मैं यहाँ पे लिखती थी आई एब्सेंटेड, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आता था क्या? नहीं. फिर यहाँ पे क्या आता था? myself, एग्जैक्टली. तो आपको अभी ये तो समझ में आ गया कि आपको सब्जेक्ट, दैट इज ये सब्जेक्ट के साथ आपको रिलेट करना है प्रोनाउन. अंडरस्टूड? अभी Yes, जैसे ma'am. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज शी एडजस्टेड अमंग अदर स्टूडेंट्स. यहाँ पे अभी वर्ड आया एडजस्ट. अभी आपने ये रूल तो पढ़ा कि देखो यहाँ पे एडजस्ट था, कि एडजस्ट वर्ड आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना तो जरूरी है. यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कहीं? एनीवन? यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेंशन है क्या? No, ma'am. प्लीज आंसर. No, ma'am. तो फिर ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है? ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है. अभी यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा कि जैसे ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो वैसे शी एडजस्टेड. अभी यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, माई सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा, क्या आएगा? herself, Herself आएगा. Herself. herself. Understood so far? This is not that much important, but please make a note of it. समझ, एक बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही एब्सेंट माइंडेड रहना ये टॉपिक में, दैट वुड बी रॉन्ग. लेकिन दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन बस समझ लो. नाउ नेक्स्ट इज दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड विथ फॉलोइंग वर्ड्स. अभी ये इंपॉर्टेंट है, हम काफी टाइम गलती कर देते हैं. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं यूज होता है. जैसे he stopped himself from going to market. ये आपको शायद पढ़ने में सही लगे, लेकिन रूल क्या कहता है? अगर स्टॉप वगैरह ऐसा कुछ वर्ड्स है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव, उस ऐसे काइंड ऑफ सेंटेंस में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते हो. तो बस सेंटेंस क्या आएगा? he stopped from going to market. बस खत्म. ये himself नहीं आएगा. यहाँ पे भी she hide herself under the table. No, she hide under the table. समझ में आ गया?
Yes, ma'am. हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो हम काफी गलती करते हैं। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते हो। अगेन मैंने मेंशन किया था कि कौन सा भी सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और आगे कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे अजीत एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट ऑन द साइट। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आप वर्ब फाइंड कर लो, क्योंकि वर्ब फाइंड करना काफी इजी है। वर्ब बराबर, ये हेल्पिंग वर्ब, एंड व्हेन आई से वर्ब उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आप ऐड कर दो। तो वर्ब के पहले आपको पता है हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। मतलब ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट में माई सेल्फ यूज किया है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के पार्ट में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? आंसर मी, यू आर नॉट ऑडिबल। ये करेक्ट है या रॉन्ग है गाइस? फास्ट, मल्टीपल लोगों से जवाब आने चाहिए, वन वे इंटरैक्शन नहीं होगा। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, हाँ या ना, बस इतना बोलना है। ये कॉन्सेप्ट समझा? ये जो थर्ड रूल मैं सिखा रही हूँ वो समझा या नहीं समझा? Not clear, ma'am. यार आप ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। मुझे समझ ही नहीं रहा है आपको समझा या नहीं समझा है। Am I audible? Yes, ma'am. तो जवाब तो दो कि समझा है या नहीं समझा है। Not clear, ma'am. तो बोलो ना ऐसे फटाफट। सी, कौन से भी सेंटेंस में एक वर्ब होता है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। और रूल क्या कहता है कि ये जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, दैट इज माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये वाले पार्ट में कभी नहीं आ सकते, सब्जेक्ट वाले पार्ट में कभी नहीं आ सकते। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। अजित एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट ऑन द साइड। सबसे पहले आपको नहीं समझ रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट है या क्या, मुझे नहीं समझ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले तो वर्ब मेरा अंडरलाइन करूंगी। मेरा वर्ब मैंने अंडरलाइन कर लिया, वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन कर दिया। अभी उसके पहले वाला पूरा पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने क्या बोला, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। मतलब ये सब कुछ क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में माई सेल्फ आया है, तो ये अलाउड है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, मैम. एग्जैक्टली रूल क्या बोलता है कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई, अजीत एंड आई। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी नेक्स्ट ये है, ये गलती हम काफी बोलते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो बच्चे कभी कभी काफी मिस्टेक करते हैं ना, बोलना चालू कर देते थी, कर देते कि माई सेल्फ। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने बोलना चालू किया कि माई सेल्फ निकिता पाटिल, आई एम परसुइंग एमबीए, नो, इट विल बी रॉन्ग। क्योंकि जैसे आपको पता है सब्जेक्ट के फॉर्म में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के माई सेल्फ यूज करना काफी गलत होता है। तो आप क्या बोलोगे, आई एम, आई एम निकिता पाटिल और माई नेम इज निकिता पाटिल। अंडरस्टूड? ये इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये टाइप पे, कि भाई सब्जेक्ट वाले पार्ट में कभी ये नहीं आना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि अगर कुछ चीज है वो आपको मेंशन करनी है, प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। अगर कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ पर्सन आपको पॉइंट आउट करने के लिए आप कुछ प्रोनाउन यूज करते हो, दैट इज दीज पीपल, दैट बुक, दोज इंसिडेंट्स, दिस कंप्यूटर। अंडरस्टूड? मतलब आज आपको जब भी इंसान बोलता है कि दिस कंप्यूटर, तो आपको पता चल रहा है ना किसके तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट, इसलिए उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अभी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
मैं उसको और ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ, प्लीज ये समझ लो क्या है रूल। क्या है? डोंट फॉरगेट टू एड दैट whenever required for plural those। सिंगुलर चीजों के लिए आप दैट ऐड करोगे और प्लूरल के लिए दोज। अभी फॉर एग्जाम्पल, द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा। ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है या नहीं? बस आपके नॉलेज के हिसाब से मुझे अभी बता दो, आपको क्या लग रहा है? आपकी जितनी भी इंग्लिश की नॉलेज है उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? ये करेक्ट करेक्ट है मैम। सेंटेंस है या नहीं? Wrong, ma'am. करेक्ट है मैम। करेक्ट है। रॉन्ग कौन बोल रहा है? सी, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, आई टेल यू व्हाई। द मुंबई फिल्म स्टूडियो मतलब क्या? मुंबई Yes, का ma'am. फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा। तो आप कंपेयर क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुंबई और नोएडा के कंपेयर कर रहे हो या मुंबई के फिल्म स्टूडियो को नोएडा के फिल्म स्टूडियो के साथ कंपेयर कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दोनों फिल्म स्टूडियो को, आप दोनों सिटी के फिल्म स्टूडियो को कंपैरिजन की बात हो रही है ना। भले ही Ma'am, यहाँ the पे film- मेंशन नहीं है फिल्म स्टूडियो, लेकिन बात तो वैसे ही हो रही है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या Ma'am, बोला है? द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा। यहाँ पे नोएडा तो सिटी कंसिडर किया जाएगा अगर ऐसा सेंटेंस है कि भाई नोएडा जितना बड़ा, मतलब जितना स्क्वायर फुट बड़ा एरिया है उस साइज का मुंबई में फिल्म स्टूडियो है, उसका ये अर्थ होता है। और इन जनरल सेंस में हमें कंपेयर का क्या करना है? नोएडा की फिल्म, नोएडा का फिल्म स्टूडियो और मुंबई का फिल्म स्टूडियो। तो यहाँ पे करेक्शन आता है, द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन दैट ऑफ नोएडा। अंडरस्टूड? कि मुंबई का फिल्म स्टूडियो बड़ा है नोएडा के फिल्म स्टूडियो से। अभी इसका ये मीनिंग होता है, ये दैट ऑफ लगाने के बाद। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेना। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लार्जर देन इंडिया। इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? नॉट। ये करेक्ट सेंटेंस Not. नहीं है। करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? Population of China is large India. that of India. एग्जैक्टली, पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लार्जर देन, यहाँ पे फिर आप ऐड करोगे लार्जर देन दैट ऑफ इंडिया। ये क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, all right. This is very important. Please make a note of it. Now, indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या होता है? When pronoun refers to a person. जैसे मैंने शायद कल ही बोला था कि indefinite मतलब आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की बात हो रही है, एग्जैक्ट कौन से पर्सन की बात हो रही है, या फिर कौन से चीज के बारे में बात हो रही है, इन जनरल सेंस में बात होती है। ऐसे कुछ प्रोनाउंस जैसे एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, वन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली आपको जनरल सेंस में आइडिया जाता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? इसमें कुछ रूल है। This rule is very, very, very important. Now let's see what is the rule. One, if used, मतलब ये one, ये शब्द अगर सेंटेंस में यूज होता है तो always repeats itself. अगर कौन से भी सेंटेंस में one एज अ पर्सन के लिए one ये वर्ड आता है तो आप हमेशा देखना, आप आगे जैसे ही वो सेंटेंस में प्रोसीड करोगे ना, वो फिर से कभी तो भी आएगा इन फॉर्म ऑफ वंस। ऐसे फॉर्म में। अभी जैसे वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज कंट्री, ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? फटाफट। Correct है. करेक्ट Correct है, ma'am. है। करेक्ट है। हिज आपने क्यों यूज किया? आपको पता चल रहा है क्या कि लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या?
नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और वन के लिए ये स्पेसिफिकली वन